बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 17 दिसंबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल जी। पहला मैसेज शेख अहमद अरसलान का है। बुनियादी तौर पे न्यूज़ वीक के टाइटल पे जो सियालकोट वाक़े के बाद तस्वीर छपी उससे दिल बर्दाश्ता होकर पूछ रहे हैं कि इस मुल्क में जो यंग जनरेशन है या जो हमारी अगली जनरेशन है उसका कोई फ्यूचर रह गया है? देखिए, पहले तो आपको मैं इससे निकालूँ ना, ये न्यूज़ वीक जो आपको पता है, शायद मेरा ख्याल है कि कागज़ का एडिशन इसका ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन ही है सर? इकोनॉमिस्ट का तो हो गया है, इसका भी हो गया हुआ है। और ये न्यूज़ वीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उसका एक प्रिंट एडिशन छपता है, वो अपना एसोसिएटेड हाउस वाले छापते हैं। अच्छा जी। हाँ, इकबाल ज़ैद अहमद साहब मालिक हैं इसके पाकिस्तान एडिशन के। अब पता नहीं वो जारी है कि वो बंद हो गया, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि कोई एडा इसे इंटरनेशनल असर नहीं है। नंबर वन, ठीक है, हाँ, हम जो है वो अपनी इस्लामी तालीमात को भूल जाते हैं, ठीक है, और वो ये है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े जी। जब दुनिया का अल्टीमेट इल्म वहाँ पे नाजल हो गया था, तमाम मंबा जिसको हम कहते हैं, नॉलेज जिससे फूटा, पहले फ़लसफ़ा फूटा फिर साइंस फूटी, तो उसके बाद क्या इसकी गुंजाइश रह जाती थी? जरा सोचिएगा, गुंजाइश थी तो कहा गया ना कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, ठीक है ना? तो इसलिए मुल्क के अंदर नौजवानों का मुस्तकबिल है या नहीं है, इसको साइड पे रख देते हैं एक मिनट के लिए, लेकिन बहरहाल हमारे बच्चों को बैरून मुल्क जाना चाहिए। ये जो मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से इतनी टेंशन पालता हूँ, और बग़ैर किसी उसके बच्चों को बग़ैर किसी लालच के उनको जो बाहर जाना चाह रहा है उसको अपनी बसात औकात के मुताबिक गाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि मैं तो अपना हिस्सा करके मरूँ ना, आपकी तरह बैठ के सिर्फ तनकीद ना करूँ या मायूसी का शिकार ना हूँ। मैं क्यों मायूसी का शिकार हूँ? मैं उसके अंदर एक शम्मा जला दूँ अपने हिस्से की ना। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। फराज ने इसी शेर पे बख्शे जाना, ठीक है? बड़े अपने हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए, बजाय इसके कि बैठे तनकीद करें, डिप्रेशन का शिकार हों। हाँ, खामियों की निशानदेही और उन खामियों के नतीजे में जो कि मुक़तदरा कर रही होती है मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से आगाह ज़रूर करें, ताकि 16 दिसंबर ना आ पड़े आपको और आपको बताना पड़े कि जनाब दो ग्रुपों के दरमियान सुलह हो गई है और जिसके नतीजे में जंगबंदी हो गई, ये ना बताना पड़े। ठीक, हकायक से आगाह रहें और डेस्परेशन में कोई फ़ैसला नहीं लेना जिस तरह आप डेस्परेशन में कह रहे हैं। इसको एक रेगुलर प्रोसेस के तौर पर लें, प्रोसीड करें अपनी औकात के मुताबिक। आप पैसे दे के जा सकते हैं, फिर भी ऑप्शन नहीं है मौजूद है। आप पैसे नहीं दे सकते, फिर भी जाना चाहते हैं, फिर भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। जिस तरह दुनिया के हर काम में जब आप पैसे देते हैं तो आपको सहूलत मिलती है, और जब आप पैसे नहीं देते तो फिर आपको बहुत सारे काम खुद करना जी, लेबर होती है। एयरपोर्ट पे जाते हैं आप, वहाँ पे लाहौर की एयरपोर्ट के ऊपर तो ये हो गया हुआ है ना कि पैकिंग का ठेका किसी को बोले, वहाँ पे एक ठेका है कि अगर आप 500 रुपये की या 1000 रुपये की एक चिट कटवा लेते हैं गेट के ऊपर, तो फौरी तौर पे आपको प्रोटोकॉल लग जाता है, एक बंदा आ जाता है जो आपकी ट्राली पकड़ लेता है और आपको जनाब हटो बचो की सदाएं लगाता हुआ। ठेका किसके पास है पहले वो बताएं। ऐसे है ना, तरतीब ठीक रखे, ठीक है। तो आपको अंदर ले जाता है और अंदर से आपको प्रायोरिटी के ऊपर जाके तो वो जो इमिग्रेशन की लाइन है उसमें लगवा देता है। और बाज़ का अगर आप उसको 1000 रुपया और दे तो इमिग्रेशन की लाइन भी क्रॉस करके तो कहता है जी ये बुजुर्ग हैं, जी बुजुर्ग हैं, मेरे जैसे बुजुर्ग निकल ही आते हैं। तो बुजुर्गों के नाम के ऊपर वो आपको आगे गुजार के तो आगे अंदर तक लाउंज तक छोड़ आता है। और अगर आप पैसे नहीं देते, अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर आपको खुद वो ट्राली ढकेलनी पड़ती है, धीमी गति से चलना पड़ता है।
है, लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में ख्वारी वहाँ बहुत पे है। सबसे अनपढ़ जो हवालदार होता है ना, सूबेदार जो होता है, वो उन्होंने इमिग्रेशन में बिठाया था। दुनिया की इमिग्रेशन में जाएं, कहाँ पे खूबसूरत बच्चियां बिठाई होती हैं, उन्होंने अरबों ने अपने खूबसूरत नौजवान बिठाए होते हैं। यार साडा जो रिटायर्ड सूबेदार होएगा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये कौन है, जी, मतलब वो अजीब मनहूस शक्ल वाला बैठा होता और है वहां यार। से पीआईए की एयर होस्टेस तक पूरी तरतीब है। यानी कि वो पीआईए की होस्टेस जो है वो आपको ममता का प्यार भी इनायत करती है। हाँ, उसमें नस्वानियत कोई भी नहीं होती, वो भाई वो माँ और बाप का प्यार दे रही होती है। दूसरी बारी जो, और नाल ये पैगाम भी होता है बॉडी लैंग्वेज में, दूसरी बारी पानी मंडा रथा मारांगी। हाँ, करो पी के आना सिरा जी। अगला मैसेज। हाँ, तो इसलिए पाकिस्तान मुस्तकबिल है जी, जैसा कैसा भी पाकिस्तान में मुस्तकबिल लूला है, लंगड़ा लेकिन टुट्टा पजा। बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, डेस्परेशन में न जाए, प्लानिंग करके जाए। और प्लानिंग कैसे करें, हमें ईमेल करें। जी, नेक्स्ट मैसेज तनवीर हुसैन। मेरी डॉटर यानी बेटी अपीयर हुई है ए लेवल के एग्जाम में। माशाल्लाह। एमडी कैट का जो है, ई लेवल का एग्जाम कब हुआ, वो तो सितंबर में हो चुका, उसका रिजल्ट भी आ चुका। अच्छा, वो मिड में हुई होंगी, उन्होंने कुछ पेपर पहले छोड़े होंगे, अब क्या होगा। अच्छा चलो ठीक। एमडी कैट 63% नंबरों के साथ। अब वो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये फरमाइए फील्ड ठीक है, ये फील्ड माइक्रोबायोलॉजी की दुरुस्त है? हाँ, ये मतलब लैब वगैरह में बच्चे एम्प्लॉय हो जाते हैं, लैब्स जो होती हैं, ये उमर चुगताई साहब ने जो खोली हुई है चुगताई लैब, इस तरह की लैब्स के अंदर वो एम्प्लॉय हो जाती हैं। ठीक, हाँ जी। अब पता नहीं ये दाखला मेरा ख्याल बंद हो गया होगा कैनेड का, लेकिन हाँ लैब ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता बच्ची का, तो अच्छा डिपार्टमेंट, सस्ते में छूट जाएंगे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी, नेक्स्ट मैसेज नईम अकरम का। दादाजी आपका क्या ओपिनियन है एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड और गोल्डन एरो स्टॉक फंड, दो म्यूचुअल फंड्स का पूछ रहे हैं। यानी अंदाजा करो यार, इनको दुनिया का फ्रॉड ही टकरता है भाईजान। दोनों फंड जो है ना वो फारग। इन नंबर सुन लें जरा। हाँ। नंबर्स, गोल्डन एरो जो फंड है, ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी से आज की डेट तक उसकी ग्रोथ -16.73% है। ठीक है, जो आपने एकेडी की अपॉर्चुनिटी फंड की बात की, 365 दिन की ग्रोथ 3.79% है उसकी, जबकि महंगाई 22% से भी ऊपर है। अब बताएं दादाजी ये क्या दोनों, मैंने तो कह दिया ना, तो दोनों फ्रॉड रहे हुए फंड ने। एक अडी चूस के खा गया, जिस चूस जी करके खा गया इन दोनों फंड्स को, और आप उसके पीछे जा रहे हैं। ना कर मेरा हाल है कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव ने टक्कर गया। हाँ ठीक है, जो इन्हें फंसा गया, जिस तरह सेल रिप्रेजेंटेटिव आजकल उसमें फंसाते हैं ना, ईयर एंड होने लगा है ना, वो इंश्योरेंस में फंसाते हैं, जिस तरह रिश्तेदारियों का, दोस्तियों का बहाना दे के फंसा लेते हैं। इतने मैसेजेस पड़े हैं अल्लाह मेरे का पास। नाम है मत फंसिएगा यार, अल्लाह का नाम है, इंश्योरेंस एजेंट के पास सामने मत फंसिएगा, अल्लाह ताला आपको जो है वो दे हैं। हाँ, वो दादाजी एक बंदे ने 10 साल प्रीमियम भरा है इंश्योरेंस का, अब भी वो उसके पैसे उतने नहीं बने होंगे जितने के वह लाख रुपया सालाना के हिसाब से उसने 10 लाख भरा, और इस वक्त अगर वो अपनी पॉलिसी को कैश इन कैश करवाता है तो 6.5 लाख रुपया मिल रहा है जी 10 साल बाद। दादाजी यहाँ 5वें साल पैसे पूरे हो जाते हैं, टोटल पैसे डबल स्टॉक हो में जाते पूरे हो जाते हैं। हाँ, डबल हो जाते हैं। बल्कि अब तो आजकल तो शेयर आए हुए हैं, वो 2.5 साल बाद भी पैसे पूरे हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, जहांगीर अब्बास ने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया, हिम्मत करके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सलाम दुआ के बाद कहते हैं मैंने गाड़ी बुक करवाई जुलाई 2021 में, शेंगन कारवा। हाँ जी, कंपनी के शोरूम ब्लू एरिया इस्लामाबाद से बुकिंग करवाई। बुकिंग के मुताबिक डिलीवरी और बकाया रकम सितंबर में देनी थी। सितंबर में मुझे कॉल आई कि आप बकाया रकम जमा करवा जाएं और गाड़ी आपको 20 दिन के बाद मिलेगी। मैंने वो भी जमा करवा दी, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। अब 26 नवंबर को फिर कॉल आई है कि हमारी कीमत बढ़ गई, अब 1,75,000 मजीद जमा करवाएं, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने कंपनी की हेल्पलाइन पर रब्ता किया, लेकिन कंपनी वालों ने यह कहा कि आपको मजीद पेमेंट देनी ही पड़ेगी। 30 नवंबर को वो भी पेड कर दी मैंने, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं मिली। उम्मीद है दिसंबर के आखिर या जनवरी में मिलेगी। दादाजी इतनी अंधेर नगरी क्यों, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हल? ये इनका कोई है जी, एक महोत्सव है, मुझे शक पड़ता है, याद पड़ता है, एक महोत्सव है। वैसे जनरल महोत्सव के पास भी ये गाड़ी वसूल कर लें, लेकिन ये अर्जी डाल दें, वो आपको रिफंड करवाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो महोत्सव नहीं है,
एक अर्जी डाल दें उसके, हाँ ये पूरी सिचुएशन जो आपने इधर लिखी है ना, ये कागज़ पे इसका प्रिंट आउट लेके तरीक़े तरूक़े डाल के तो उसको जमा करवा दें, ठीक है ना। मोतसब के पास आपकी दरख्वास्त पहुंचने का एक नतीजा फौरी तौर पर निकलेगा कि अगर उनकी बदनीति है कि वो गाड़ी को आपको डिलीवरी मजीद लेट कर दें, एक तो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा फिर आपके वो मिन्नतें तरले आएंगे, लेकिन आपने मिन्नतें तरलों पे उन्होंने कहा पैसे रखो, जिन्हें मेरे को ज़्यादा लगे वो पैसे दें मुझे, सिंपल इज़ दैट। और मोतसब दिलवाएगा आपको, मैंने एक दो तजर्बे करके देखे जी। अच्छा जी, चौधरी हमजा का मैसेज है, दादाजी सरल के शेयर में क्या चल रहा है, 290 से 134 पे आ गया, हाँ। वो भी और नीचे आएगा, अब बिल्कुल बेफिक्र और तसल्ली रखें। 30% बोनस की बात जब ये ना गैर मामूली तौर पे ऊपर चढ़ा था और आप जैसे ने नाचना शुरू किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें सट्टा होगा। दादाजी मैं तो नहीं नाचा, मुझे पता था सट्टा हो रहा है, लेकिन पैसे कमाने थे तो कमा लिए, ठीक। अब आगे नीचे और नीचे आएगा जी। उसके मालिकों ने बड़ी लंबी कमाई की है और मालिक उसमें शरीक हैं जो उसके हैं जी। मोहम्मद आजम चिश्ती कहते हैं, दादाजी अगर जहांगीर तरीन जैसे दीगर यूथिये लूट मार के लिए सरगर्म है तो आप भी हमारी हौसला अफजाई करें, हम चीनी स्टॉक करने जा रहे हैं। हाय 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 हाय। दें अब उसको जवाब। नहीं भाईजान, मैं तो इस मामले में कतन ये नहीं कहूँगा, क्योंकि होता ये है कि वो लोग लूट मोट करके निकल जाते हैं और आप जब लूट मार करने घुसते हैं तो आप पड़े जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये होते हुए देखा है और मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि पायन ये काम हमारे लिए नहीं था, ठीक है। और चोर एक रास्ते से जब एक दफा चोरी कर जाए दोबारा उस रास्ते से नहीं आता, वो नए रास्ते से आता जी। तो उन्होंने चोरी कर ली है, अब वो इस रास्ते के ऊपर उन्होंने साथ बिठा दिया। चोरी करके चोर निकल गया और अब वहां पे आके पुलिस वाला बैठ गया, अब आप वहां पे जाएंगे तो फड़े जाएंगे। जी। दूसरी बात इन्होंने कही कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9वीं क्लास में पढ़ता है, कि मैं मैट्रिक के बाद इसको हुनर सीखने वाली ऑप्शन की तरफ चला जाऊं, एसी फ्रिज वगैरह का या मोटरसाइकिल मैकेनिक, ताकि आने वाले दिनों में वो कोई कमाई कर सके। यार बात ये है कि आप क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं चीज़ों की। हाँ नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है? ज़रात। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर आप जरूर उसको उस तरफ लेके जाए। कल यार मुझे किसी ने वीडियो भेजाई है अमेरिका से और उस वीडियो में दिखाया गया कि अंडे आजकल जो हैं वो पौधों के साथ उग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको वीडियो दिखा नहीं दादाजी, ईमान से वो अंडा नहीं कोई और चीज होगी। अगली बात, मैं भी हैरान हो गया कि हो गया। मैं वो वीडियो भेजी इब्राहिम मुगल, मैं कहा डाई की एग्रीकल्चर की पता होगा, तो उसने कहा हाँ ये हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि अंडा जो मैंने पिछले दिनों खाया था और गोरमे से मैं लेके आया था, उस अंडे के अंदर ना एक तो टेस्ट नहीं था, दूसरा पानी जरा ज्यादा महसूस होता, और दूसरा वो जो था ना वो उसके अंदर फाइबर, वो क्या कहते हैं, रबर सा बन रहा था उसकी सफेदी के अंदर, गुली के अंदर ना। मैं कहा यार ये कैसा अंडा है। और फिर वो अंडा खाने के बाद गर्मी भी नहीं उतरी और सर्दी भी नहीं उतरी। वो जो होता है ना अंडा खाने के बाद एकदम आपको 2 नंबर अंडा खा बैठे। तो वो ये जो पौधे पे उग रहे हैं ना, ये प्रोटीन वाले नहीं है, ये वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले अंडे। जी। इब्राहिम मुगल ने जब कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? हाइब्रिड अंडे होंगे ना, क्योंकि हाइब्रिड रजीम चल रही है। ऐसे ही कह रहा दादा जी। आगे सुहेब इलाही 2 मैसेजेस आपने किए। पहला, वन बेल्ट वन रूट प्रोजेक्ट का सी पैक के बगैर क्या मुस्तकबिल है? पहले इसका जवाब दे दें, फिर दूसरा बात ये है कि वन बेल्ट वन रोड जो है, ओबोर प्रोजेक्ट जो है, सी पैक उसका 40%, ठीक है। तो आप देख लें कि 40% आप उसमें से निकाल देते तो उसका क्या मुस्तकबिल होता है, नंबर 1। इससे आप अंदाजा कर लें ना जी। और लेकिन इसमें अगला पॉइंट ये है कि ग्वादर से मायूस हो के चाइनीज़ ने बहुत पहले यमन जो है ना, हाँ यमन के साथ इधर वाला कौन, ओमान के अंदर एक बड़ी हैवी किस्म की बंदरगाह, एयरपोर्ट और शहर बसाने के लिए ओमानियों से वो ले ली थी, ज़मीन ली थी। और अगर आप अब भी गूगल पे जाके वहाँ पे तलाश करेंगे ना, ओमान के बॉर्डर के साथ साथ इंडिया की तरफ, बाहर की तरफ, समुंदर की तरफ करके, गल्फ के अंदर नहीं, बाहर निकल के, हैं बाहर निकल के जिधर सामने फिर मुंबई पड़ता है, उसके सामने उन्होंने एक बहुत बड़ी
पोर्ट जो है ना वो बनानी शुरू कर दी है, और मुस्तकबिल के अंदर वो चाइना का फौजी अड्डा भी हो सकता है। और ये आपको पता है कि अगर आप इधर को आगे चलते जाएं यमन से घूम के, तो यमन के बिल्कुल अपोजिट बहरा एमर की उस नुक्कड़ के ऊपर भी जबूती के मकाम के ऊपर उन्होंने अपना एक अड्डा बना लिया हुआ, बहरी अड्डा। यहां पे उनका हवाई अड्डा भी होगा और बहरी अड्डा भी होगा। और इस खित्ते में सबसे बड़ा बहरी अड्डा भला किसका है? अमेरिका का। और कहां पे है? ओमान में ही है। हमारे जो कियानी साहब थे उन्होंने जाके तो उसी अड्डे के ऊपर मुलाकात की थी ना जी। वैसे भी हुई बात है यार, मैं को अपने पास थोड़ी कर। तो वो वहाँ पे अमरीकी वो आए थे सेंट कॉम वाले, और फिर उनसे जाके कियानी साहब मिले थे। और फिर उसके बाद जो सौदेबाजी थी, सारा कुछ मेरे मुंह में सुनना है, कुछ पढ़ भी लिया करो। दूसरी बात सुहेब ने कही, दादाजी स्टेट बैंक की लामहदूद आज़ादी और सरकारी महकमों के बैंक अकाउंट्स की स्टेट बैंक में मुंतकिली की तामील के बाद 18वीं तरमीम, सूबाई माली खुद इन्हसारी और खुद मुख्तारी का मुस्तकबिल क्या होगा? भाईजान बात ये है कि मैं तो इस मामले में ये कहा करता हूँ कि यार डरे वो जिसने चोरी करनी, पुलिस से वो डरे जिसने चोरियां 2 नंबरी करनी हो। ठीक है, चले ऐसे नहीं करते। चोर से वो डरे जिसके पास पैसे हो या सोना हो। अपने बोल तो कुछ ही कोई नहीं, असी बुए खोल के सो जाने हैं। ठीक है ना। तो ये वही वाली सूरत हाल है कि ठीक है चाहे उसकी खुद मुख्तारी चली गई, लेकिन किड़ी इत्थों मेरा मतलब है वे कि बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हुए पाए जा रहे थे। अगर इनकी 2 नंबरियां और बद अमालियां ना होती तो क्या हमें ये ज़रूरत पेश आती कि हम IMF के पास जाके 6 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते फिर रहे होते? नहीं ना। तो इनकी बदअमालियों का नतीजा है ना। इनकी किनकी कौन की समझ गए हो आप? जी जी, आगे चलो। नईम भट्ट पूछते हैं, दादाजी क्या पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ इसहाक डार और नवाज शरीफ ही चला सकते हैं और कोई नहीं? क्योंकि सर लोगों ने बहुत वज़रे खजाना तब्दील करके देख लिया, फर्क नहीं पड़ रहा। सर लोगों की जो रवायात है ना उसके मुताबिक उनके यहाँ डोमेस्टिक वजारत खजाना का कोई वजूद ही नहीं है। 1857 या उससे पहले कंपनी बहादुर भी यहाँ से लूटमार करती थी और अमेरिका भेजती थी, बरतानिया भेजती थी। उसके बाद 1857 में मलका आ गई। मलका भी जो हर DCO को टारगेट देती थी कि इतना टैक्स आपने भेजना है, वो टैक्स इकट्ठा करते थे, वहां पे जाता था वो टैक्स। यहाँ पे खर्च नहीं होता था। यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहर से लेके रेलवे तक अंग्रेज ने बनाया है वो यहाँ के लोगों से अजाफी पैसे वसूल करके बनाया, और जिनके जरिए अजाफी पैसे वसूल किए जाते थे उनको लंबरदार के तौर पे या और सफ़ेद पोश के नाम के ऊपर सरकार सिर्फ सहूलतें देती थी, यानी कि लूट मार करने की इजाज़त देती थी कि 100 रुपये हमें लूट मार कर दें, बाकी आप जितना कर लेंगे आपकी सलाहियत है। तो ये जो निज़ाम उनका था, जुल्म और जबर और छीना झपटी का निज़ाम, इसी से निजात के लिए हमने अंग्रेज़ को यहाँ से भेजना पसंद फरमाया था। तो बात क्या हो रही थी? नवाज शरीफ और इसहाक डार ही चला सकते हैं बस। यार कोई भी नॉर्मल अकल का बंदा चला सकता है, अकल वाला हो, सही अकल, नॉर्मल अकल का आदमी। और ये बात ज़हन में रखिएगा, तासुब जो है वो अकल को खा जाता है, झूठ अकल को खा जाता है। और ख़ास तौर पे जब आप अपने तराशे और बोले गए झूठ के ऊपर ईमान ले आए तो आपसे बड़ा गुमराह और तबाह कुन शख्सियत इस कायनात में नहीं हो सकती। बड़ी बातें कह गया, आगे चलो। नहीं, पूरी बात बताए ना। 9/11 में ट्विंस टावर गिरे तो उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, ये बयानिया झूठ प्रोपेगेंडा दादाजी ने खुद गढ़ा था। ये लाहौर में गढ़ा गया था, हालांकि उसमें यहूदी भी मरे थे, लेकिन उस पर सब ईमान ले आए, सब ईमान लाए बैठे और बड़े बड़े लोग आर्गूमेंट देते पाए जा रहे। 70,000 लोग शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, ये झूठ भी लाहौर में बैठ के गढ़ा गया था, दादाजी के सामने था। 85,000 हो गए, सीधा टल्ली कहना है जी। हालांकि उनकी तादाद 9,300 थी टोटल जी, सारे धमाकों में शहीद होने वाले लोगों के नाम। पूछे क्यों? उसकी वजह ये थी कि हम जितने लोग ज्यादा बढ़ा के पेश करते उतना बिल आना था। कोलिजन सपोर्ट फंड के तहत अमेरिका ने पैसे देने थे, थोड़े इन्ने बंदे मार गए, आलो पड़ो इन्ने पैसे, तो हमने पैसे वसूलने थे, इसलिए फिगर बड़ा करके अब हमने खुद झूठ बोला, उस पर खुद ही बिलीव करी बैठे। और इससे बड़ी तबाही हमारे लिए हो ही कोई नहीं सकती। हम खुद झूठ घड़े और खुद उस पे ऊपर ईमान ले जी। वो पहले झूठ घड़े, फिर झूठ बोले और बोलने के बाद खुद इस पे यकीन कर लें कि ये सच। ठीक है जी।
और इस तरह के झूठ आपको बहुत सारे थड़ों के ऊपर मिल जाते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं, और इस तरह की कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। वो सबज चौकों वाले बम कैच करने वाले, वो भी इस तरह के थड़ों के ऊपर आपको मिलेंगे, उनका जिक्र होता हुआ। इसी तरह वो जनाब अमेरिका ने ना एक सुई बनाई, ठीक है, और उसने वो जापान में गई तो जापान में उसके ऊपर उन्होंने मेड इन जापान लिख दिया, ठीक है। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान भेजी, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जनाब वो उस सुई के सर के ऊपर एक सुई कील ठोक दिया और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा। मतलब इतनी माइक्रो मरो साढ़े को बैरल ठीक नहीं बन रही। अब हम नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं अपनी फौज दी बंदूक तब्दील करने से, केड़े जान च वास्ते। यानी OPF जैसे अदारे के अंदर जो खराद मशीनें लगी हुई हैं उनकी चाल नहीं पकड़ी जाती। चाल जिसको पंजाबी में कहते हैं हिल रही हैं, उनके अंदर तो एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। और वो उसको अपग्रेड शायद किसी ने कर दिया हो जब मैं गया था, तो अपग्रेडेशन के लिए पैसे नहीं थे। ये 100-150 अरब रुपया दिया था नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत के अंदर। हो सकता है वो अपग्रेडेशन हो गई हो, लेकिन इतने बुरे हालात हैं और हमने कैसी कैसी कहानियां फैला रखी हैं। और यही कहानियां अपने प्रोपेगेंडा पे यकीन करने वाली इंडिया में भी पाई जाती हैं। हाँ, में बब्बन रावत को मिल रहा है, चलो वहां पे तो हमसे भी ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है ना। यानी कि 3rd ग्रेड किस्म की टेक्नोलॉजी की बनी हुई आबदोजें जो हैं, न्यूक्लियर आबदोजें जो हैं, वो रशिया ने रिटायर करने के बाद इंडिया को दी थी, जो फट जाती है। हाँ जी, ठीक है। और वो उनसे वो हैंडल नहीं होती यार। वो आबदोज के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जो बंद कर लेना होता है, वो ढक्कन ही बंद करना भूल गए लाला जी, आबदोज लगी गई। वो भी हम ही हैं, ठीक है। न्यूक्लियर आबदोज पायन कराची कोल ना ले आया करो, कोई पता नहीं कहीं पट गई तो साठ ही ऐसे फिर जानी। वो हम है और हम वो हैं, बात एक ही है। इसलिए टेंशन नहीं करें। पुश्त की दोगली अबलागी जंग की दोनों अतराफ के अल्फाज तक एक ही हैं। वो कहते हैं हमने बालाकोट में घुस के मारा, ए कहते हैं असद तूट के घर में घुस के मारा कौमन है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें इतनी मोहब्बत है तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। इधर वाले कहते हैं तू मोदी का यार है, तू इंडिया क्यों नहीं चला जाता। उधर कहते हैं तू ISI का एजेंट है, जिन्हों ना पसंद करना हो ISI का एजेंट होता है। यानी दोनों तरफ माशाल्लाह एक ही अल्फाज, एक ही बयानियां चली जा रही। दादाजी बस टाइम खत्म हो और गया। यार इस पे दोनों अतराफ शर्म का शायबा तक नहीं जी, कोई शर्म नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ना उधर शर्म है, क्योंकि शर्म का क्या है कभी आवे कभी ना आवे। और इधर भी डट के बेशर्म हम कैसे ही बेशर्म हो सकते हैं जी। वो यार वो एक ASI था, चाहे तैयार है वाइंड अप कर दे। बस वाइंड अप आखिरी फिक्रा। एक ASI था पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस का, उसने एक जगह पे छापा मारा, वहां पे कुछ लोग मसाज करवाते हुए पाए जा रहे, ठीक है। और वहां पे एक शख्स ने तारफ करवाया कि मेरा नंबर 1 अदारे से ताल्लुक, ठीक है। उसने नहीं छोड़ा, वो ASI को चुक के ले गए। वो हमने 2-4 ट्वीट किए और भी लोगों ने ट्वीट किए, वो ASI रिहा हो क्या आया। अब उसके खिलाफ वाला मुकदमा क्या बनाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, कि इसने कौमी राज अफशाई। तो कौमी राज क्या ना, वो मसाज करा रहा था, उसको करा लेना थे। यानी वो नंबर 1 का पता नहीं किस लेवल का चमूना होगा, वो वहां पे उससे मसाज करवा रहा था और उसने नहीं छोड़ा, नहीं वो थाने ले गया। उसको इतराज किस बात पे, नंबर 1 से होने पे कि मसाज करवाने पे? मेरे ख्याल से दोनों काम ही ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। दोनों काम पे ठीक नहीं है, लेकिन वो चौक के ले गई यार। और अब उसको FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर रहम करे। लोगों की अनाएं कितनी बड़ी हो गई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 8000 बंदा मिसिंग कर रखा है, और उसको मिसिंग बंदे को रखने के लिए खजाना पाकिस्तान से हर साल अरबों रुपया वसूल करते हैं, लेकिन वो बंदे नहीं छोड़ते। अनाएं पता नहीं। मैं यार कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ। मेरा इस कायनात के यूनिसेलर होने के ऊपर, एक खुदा के वजूद के ऊपर बाज़ कात ना मैं चैलेंज करने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुतज़लज़ल हो जाता है, मुतज़लज़ल हो जाता है यार। अगर ये इन चमूनों की, इन ज़मीनी कीड़ों की इतनी औकात, इतनी एरोगेंस हो गई, अल्लाह ताला तो बर्दाश्त कैसे करता है, ठीक है ना। बहरहाल जी,
ये वो है रोना है जो हम रोते रहेंगे। हम उसे एसआई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और आपने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ उठानी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।